वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 17 नवंबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल सी विजिल 22 के बारे में है। ये एक्चुअली में पैन इंडिया जो कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है उसका थर्ड एडिशन है, जिसे 15-16 नवंबर को कंडक्ट किया गया। ठीक है, जो सी विजिल है वो एक नेशनल लेवल की कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है। इसे 2018 में कॉन्सेप्चुलाइज किया गया। आपको याद होगा कि जो 26/11 का अटैक हुआ था, जिसे पाकिस्तान के आतंकवादियों ने कंडक्ट किया था इंडिया में, उसके लिए जो रूट इस्तेमाल किया गया था वो सी रूट था। उसके बाद हम इन सी रूट्स को लेकर काफ़ी कंसर्न हो गए और हमें इस बात पर थोड़ी ध्यान देने की आवश्यकता महसूस हुई कि कैसे हम इस पूरे रीजन को सिक्योर बना सकें, और इसी आधार पर 2018 में सी विजिल को स्टार्ट किया गया। विजिलेंस का मतलब होता है देख रेख करना, और हम समंदर के विजिलेंस की बात कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज को इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। कोऑर्डिनेशन रहता है कोस्ट गार्ड का और बाकी उन सभी मिनिस्ट्रीज का जो मैरीटाइम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती हैं। पैरेलली इसके माध्यम से हम 7,516 किलोमीटर की जो भी कोस्ट लाइन है इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का, उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। सभी कोस्टल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हैं, जो मैरीटाइम स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरे रीजन में, उन्हें इसका हिस्सा बनाया जाता है। ये एक रियलिस्टिक असेसमेंट देता है इंडिया के स्ट्रेंथ के बारे में, वीकनेसेस के बारे में, और इंडिया किस प्रकार से प्रिपेयर्ड है इस प्रकार के नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ को लेकर, उसके बारे में। सी विजिल के साथ साथ ट्रॉपिक्स, ये दोनों एंटायर स्पेक्ट्रम में जो मैरीटाइम चैलेंजेस हैं इंडिया के, उनको एड्रेस करने में हेल्प करते हैं। थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज, इसे आप एब्रीविएशन के फॉर्म में ट्रॉपिक्स बोल सकते हैं। ये इंटर सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसे हर 2 साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो तिरुपति मेगालिथिक साइट के बारे में है। तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में कई सारी एंथ्रोमॉर्फिक बरियल साइट्स हैं जिन्हें मेगालिथिक साइट कहा जाता है, क्योंकि ये बड़े बड़े पत्थरों से बनाई गई हैं। यही तो मतलब होता है ना मेगालिथ का। आंध्र प्रदेश में इनका एक बहुत बड़ा कलेक्शन है। यह हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि ये कहा गया कि अथॉरिटीज़ के द्वारा इनके ऊपर नेग्लिजेंस दिखाई गई है और इनका जो एग्जिस्टेंस है वो उतने अच्छे तरीके से प्रिजर्व नहीं किया गया जितना बढ़िया तरीके से प्रिजर्व किया जाना चाहिए। कई सारी लोकेशंस पर बिजली के खंभे लगा दिए गए, जबकि ऐसी जगहों को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए और कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ दूर रखनी चाहिए। एंथ्रोमॉर्फिक साइट्स ऐसी साइट्स होती हैं जहाँ पर हमें ह्यूमंस का रिप्रेजेंटेशन मिले, और यहाँ पर जो एंथ्रोमॉर्फिक साइट्स हैं वो मेगालिथिक बरियल के फॉर्म में हमें ह्यूमंस की पास्ट की जानकारी देते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको मेगालिथ ही बता देता हूँ ताकि बाकी की बात समझ में आए। जो मेगालिथिक साइट्स होती हैं इनमें जो वर्ड है मेगालिथिक, ये मेगालिथ वर्ड से बना हुआ है, जो कि ग्रीक वर्ड मेगास और लिथोस से बना है। मेगास का मतलब होता है बड़ा और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। तो ये जो मेगालिथिक साइट्स हैं, यहाँ पर एक की फीचर ये मिलेगा कि जो डेड लोग थे जिनकी मृत्यु हो जाती थी, उन्हें जो रिहायशी इलाके होते थे उनसे दूर कहीं पे दफना दिया जाता था और उसके आसपास बहुत बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे, और कई बार जो बरियल होता था उसे एक बड़े से पत्थर से कवर भी कर दिया जाता था। तो चूंकि जो बरियल्स थे उनमें बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल होता था, इसलिए इस पूरे कल्चर को ही मेगालिथिक कल्चर नाम दे दिया गया। बिकॉज इस कल्चर के बारे में जितनी अच्छी जानकारी हमें इन बरियल्स से मिलती है, उतनी अच्छी जानकारी तो इनके रिहायशी इलाकों से भी नहीं मिलती। एंड दैट इज़ द रीज़न कि इस पूरे कल्चर को हमने आइडेंटिफाई किया इन मेगालिथिक बरियल्स के माध्यम से। ये न्यूलिथिक और चारकोलिथिक पीरियड के दौरान जो मेगालिथिक कल्चर है उसका ओरिजिन माना जाता है। आप रफली समझो तो 5th, 4th एंड 3rd सेंचुरी BC का जो समय था वो मेगालिथिक कल्चर के द्वारा डोमिनेट किया गया। इंडिया में जो मेगालिथिक साइट्स हैं उनमें पेनिनसुलर साउथ इंडिया, डेक्कन प्लेटू, विंध्यास और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हैं वो शामिल हैं। अब आपको मेगालिथिक साइट्स और मेगालिथिक कल्चर के बारे में पता चल गया तो बाकी की बातें आपको समझ में आएंगी। देखिए, यहाँ पे जो मेगालिथ्स हमें मिले हैं उनमें एक पिलर्ड डॉल्मेन है मेगालिथिक एरा का, जहाँ पर कुछ पिलर्स के ऊपर ऐसे एक स्टोन रख दिया जाता है, तो आप इसे पिलर्ड डॉल्मेन बोल सकते हो। ये मल्लयागरीपल्ले में लोकेटेड है, जो कि चंद्रगिरी और द्रोना कंबाला जो तिरुपति में है उसकी पहाड़ी जो है वहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, पैरेलली जो स्ट्रक्चर है उसे वहाँ के लोग पांडव गुल्लू या पांडवुला बंदा, पांडवास की मेमोरी में बुलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये 2500 ईयर्स एगो बनाया गया होगा। कुछ और भी इंडेंजर्ड मेगालिथ मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि पालेम में है। पालेम गांव है, ये कैलूर के नज़दीक में है, और ये एक बुल के हॉर्न की तरह दिखता है। इसे वहाँ के जो लोकल्स हैं वो देवारू यद्धू कहा करते हैं। एक और मेगालिथिक बरियल है
जिसे स्टोन सर्किल नाम दिया गया है, ये वेंकटापुरम में है और जो टॉम्ब है उसके चारों ओर ऐसे पत्थर लगाए गए हैं सर्किल में, एंड दैट इज द रीजन कि इसे नाम दिया गया है स्टोन सर्किल। तो ये पूरा आर्टिकल तो तिरुपति मेगालिथिक साइट के बारे में हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो ग्लोबल शील्ड प्लान के बारे में है। G7 ने एक प्लान तैयार किया है। UN की जो COP27 की मीटिंग हुई इजिप्ट में, वहाँ पर नाम दिया गया है ग्लोबल शील्ड, मतलब ग्लोबल लेवल पे हम एक शील्ड तैयार करेंगे। नाउ तो क्वेश्चन इज कि ये शील्ड किस चीज़ से बचाने के लिए होगी। आपको पता होगा कि शील्ड जो होती है वो प्रोटेक्ट करने के लिए होती है ना। कैप्टन अमेरिका के पास भी एक शील्ड है, आपने हॉलीवुड की मूवीज़ में भी देखा है, ठीक है। तो शील्ड किसी चीज़ से बचाती है, तो ये शील्ड किस चीज़ से बचाएगी। ये शील्ड जो है वो हमें क्लाइमेट चेंज या उससे एसोसिएटेड वल्नरेबिलिटी से बचाएगी। और इस शील्ड में होगा क्या, ये शील्ड एक फंडिंग मैकेनिज्म है, मतलब इसमें हम पैसे इकट्ठा करेंगे और मान लीजिए कोई क्लाइमेट डिजास्टर आता है और कोई कंट्री उससे सफ़र करती है तो उसे इसी फंड में से पैसे दे दिए जाएंगे ताकि ये पैसे एक शील्ड की तरह काम करें और जो एट्रोसिटीज़ हैं क्लाइमेट डिजास्टर्स की वो उससे बच सकें। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन है G7 कंट्रीज़ का और V20 कंट्रीज़ का। V20 का मतलब होता है वल्नरेबल 20। ये ऐसे 20 देश हैं जो क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, इन्हें ज़्यादा नुकसान होगा। ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये आइडेंटिफाई करें कि क्या प्रोटेक्शन गैप्स होते हैं जो कंट्रीज़ को फेस करने पड़ते हैं, उसको डिज़ाइन, फंड और फैसिलिटेट किया जाए इंटरवेंशन के माध्यम से। जो GS यानी कि ग्लोबल शील्ड है, ये एक प्री अरेंज्ड इंश्योरेंस और डिजास्टर प्रोटेक्शन फंडिंग होगी। कोई फ्लड, ड्रॉट, हरिकेन आ गया तो इसमें से पैसा दिया जाएगा मदद के लिए। जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स हैं ये उनको रिप्लेस नहीं करेगा बल्कि कॉम्प्लीमेंट करेगा। और इसके तहत जो पहली कंट्री फंड अटेन करने वाली है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान को ग्लोबल कम्युनिटी ने इस बार, मतलब इस सिचुएशन में एटलीस्ट काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, बिकॉज दे आर होपिंग कि हो सकता है जियोपॉलिटिक्स में पाकिस्तान का इस्तेमाल हो सकता हो। जो ग्लोबल शील्ड है वो काम कैसे करेगा। सबसे पहले तो प्रोटेक्शन गैप को आइडेंटिफाई करेंगे और देखेंगे कि ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स या पार्टनर्स हैं जो इसमें मदद दे सकते हैं और इफेक्टिव तरीके से हम इसे काउंटर कर पाएंगे क्लाइमेट चेंज को। जो वनरेबल 20 ग्रुप्स हैं या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ द क्लाइमेट वनरेबल फोरम है, ये एक्चुअली में एक डेडिकेटेड इनिशिएटिव है जहाँ पर हम ऐसी इकोनॉमीज़ को टारगेट कर रहे हैं प्रोटेक्ट करने के पर्पज से जो क्लाइमेट चेंज को लेकर ज़्यादा वल्नरेबल हैं। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो LT-REDS के बारे में है, यानी कि लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। इंडिया ने अपना लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अनाउंस कर दिया है लो एमिशन के रास्ते पर जाने के लिए। हमने ये अनाउंस किया यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के दौरान, जो अभी इजिप्ट शर्म एल शेख में हुआ। क्या है ये LT-REDS? LT-REDS एक कमिटमेंट डॉक्यूमेंट है जो कि हमने पेरिस एग्रीमेंट 2015 की कमिटमेंट को पूरा करने के लिए बनाया है। सभी कंट्रीज़ को बोला गया था कि आप लोग 2022 तक एक कमिटमेंट डॉक्यूमेंट बनाइए और बताइए कि आखिर आप क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए आने वाले समय में क्या करने वाले हैं। लेकिन अभी तक केवल 57 कंट्रीज़ ने ही अपना कमिटमेंट डॉक्यूमेंट तैयार किया है और अच्छी बात यह है कि 57 कंट्रीज़ में इंडिया एक है। हमने अपना कमिटमेंट डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है और हमने दुनिया को बता दिया है कि आखिर हम क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए क्या करने वाले हैं और हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। तो हमने क्या बताया LT-REDS में, सबसे पहले तो हमने 4 की कंसिडरेशन को ध्यान में रखा। हमने कहा देखो, हम अपने लिए क्लाइमेट चेंज के टारगेट्स रख तो जरूर रहे हैं, लेकिन ये हमारे टारगेट्स इन 4 बातों पर आधारित हैं। वो 4 बातें कौन सी हैं? सबसे पहला कि इंडिया ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ही कम कंट्रीब्यूट करता है, जबकि दुनिया की पॉपुलेशन का छठा हिस्सा हमारे यहाँ रहता है। दूसरा कि इंडिया को अपने डेवलपमेंट के लिए एनर्जी नीड्स हैं और वो भी हमें ध्यान में रखना होगा। तीसरा, इंडिया बिल्कुल कमिटेड है कि हम लो कार्बन स्ट्रेटजीज को फॉलो करेंगे ताकि हमारा डेवलपमेंट भी हो और क्लाइमेट को नुकसान भी ना हो। और चौथा, इंडिया को क्लाइमेट रेजिलियंस भी बिल्ड करना है ताकि हम क्लाइमेट चेंज को काउंटर कर सकें। इन 4 बातों को ध्यान में रखकर हमने 7 की पिलर्स डिसाइड किए हैं जहां पर हम अपने टारगेट्स को फुलफिल करेंगे। पहला तो जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है हम उसे लो कार्बन बनाएंगे ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी हम पैदा करते हैं उसमें हम ज़्यादा कार्बन का एमिशन ना करें। दूसरा कि हम इंटीग्रेटेड, इफिशिएंट और इंक्लूसिव लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाएंगे। तो पहला तो हो गया इलेक्ट्रिसिटी के लिए और दूसरा हो गया ट्रांसपोर्ट के लिए। तीसरा हो गया बिल्डिंग मटेरियल के लिए, हम ऐसा बनाएंगे जिससे कि क्लाइमेट को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाएं। और चौथा ये है कि हम डेवलपमेंट और एमिशन को डीकपल करेंगे, मतलब एमिशन करके ही डेवलपमेंट हो सकता है, हम इसे दूर हटाएंगे, हम लो एमिशन इंडस्ट्रियल सिस्टम को फॉलो करेंगे। पांचवा कि जो CO2 का रिमूवल है उसके लिए हम इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस भी डेवलप करेंगे। छठा ये है कि हम फॉरेस्ट कवर को लगातार बढ़ाएंगे और सातवां ये है कि हम पॉवर्टी रेजिलियंस क्रिएट करेंगे और क्लाइमेट रेजिलियंस क्रिएट करेंगे और पॉवर्टी को इरेडिकेट करके एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अब ये तो एक मोटी मोटी बात हो गई, थोड़ा और डिटेल करते हैं।
हम फॉसिल फ्यूल की ओर कैसे अपना ट्रांजिशन लेकर आएंगे, क्या फीचर्स हैं हमारी स्ट्रेटजी के। देखिए ये फीचर्स आपको मेंस में भी काम आएंगे, इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रीलिम्स। ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है और मेंस में भी आपको ये जो पॉइंट्स हैं इनको इस्तेमाल करना होगा। जो ट्रांजिशन है फॉसिल फ्यूल से वो स्मूथ होगा, जस्ट होगा, जस्ट मतलब कि न्यायपूर्ण होगा और इंक्लूसिव मैनर में हम इसको ऑप्ट करेंगे। जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है हम इसमें बायोफ्यूल, स्पेशली जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है पेट्रोल में, उसे यूज़ करेंगे और ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल का भी इस्तेमाल किया जाएगा। सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन के लिए हम फ्यूचर सस्टेनेबल और क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हम स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स को फॉलो करेंगे, इंटीग्रेटेड प्लानिंग करेंगे सिटीज़ की और कोशिश करेंगे कि हम ग्रीन बिल्डिंग कोड्स को फॉलो करें और इनोवेशन का इस्तेमाल करें सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम क्या करेंगे, हम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पर फोकस करेंगे और एनर्जी इफिशिएंसी को अटेन करेंगे। इसके लिए हम कुछ जो इनिशिएटिव्स हैं उनका भी इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि पैट स्कीम, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम। चलिए आपके लिए एक सवाल मिल गया। पैट स्कीम कोई नई स्कीम नहीं है, हो सकता है आप इसके बारे में पहले से भी जानते हो, नहीं भी जानते होंगे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जानना है कि पैट का मतलब क्या है, पैट स्कीम में एग्जैक्टली क्या होता है। आप मुझे इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ये सवाल तो आपके लिए हो गया कमेंट बॉक्स का। यहाँ पर हाई लेवल ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन हम करेंगे और जो मटेरियल इफिशिएंसी है, रिसाइकलिंग है, उसे भी बढ़ावा दिया जाएगा। फॉरेस्ट कवर के लिए देखिए इंडिया ने पिछले डिकेड में इकोनॉमिक ग्रोथ भी अटेन करी है और फॉरेस्ट कवर भी बढ़ाया है। 15% CO2 का एमिशन नेट सिंक के फॉर्म में हमारे ट्री कवर से हो जाता है, 2016 का डेटा है। और 2030 तक हम 2.5 to 3 बिलियन टन और एडिशनल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की तैयारी कर रहे हैं अपने फॉरेस्ट के माध्यम से। हम लो कार्बन डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे, अपना ट्रांजिशन करेंगे, जिसके लिए हम नई टेक्नोलॉजीज ऑप्ट करेंगे, नया इंफ्रा बनाएंगे और अपने ट्रांजिशन कॉस्ट को बेहतर करेंगे। और उम्मीद ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ की ओर से जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग में पैसे मिलेंगे वो इसमें एक की रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये तो पूरा LT-REDS के बारे में हमने डिस्कस किया, काफ़ी डिटेल्ड आर्टिकल था और हमने डिटेल से डिस्कस भी किया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल साहेल रीजन के बारे में है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने अनाउंस किया कि जो उनका 1 दशक से चला रहा ऑपरेशन बरखाने था अफ्रीका के साहेल रीजन में, उसे बंद करेंगे। पहले अफ्रीका के साहेल रीजन को देखते हैं, फिर बात करेंगे कि ऑपरेशन एग्जैक्टली था क्या। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिखता है सहारा डिजर्ट, जहाँ पर कोई भी आपको बहुत प्लांट्स वगैरह नहीं मिलेंगे, वेजिटेशन नहीं मिलेगा। और इसके नीचे आप इस रीजन में आओगे जो आपको थोड़ा सा ग्रे दिख रहा है, वाइट दिख रहा है, एक्चुअली में ये सुडानियन सवाना रीजन है, जहाँ पर अच्छे खासे आपको पेड़ पौधे मिल जाते हैं। अब इनके बीच का ये जो रीजन है ना, ये ट्रांजिशन वाला रीजन है, मतलब इसमें आपको कुछ फीचर्स सहारा के भी मिल जाएंगे और कुछ सवाना के भी मिल जाएंगे। तो सवाना और सहारा का जो एक ब्लेंड वाला एरिया है, ट्रांजिशन वाला रीजन है, उसे ही नाम दिया गया है साहेल। तो सहारा के नीचे और सुडानियन सवाना के ऊपर का ये जो बीच का एरिया है, जो काफ़ी सारे देशों में फैला हुआ है, इसे ही साहेल कहा जाता है। यहाँ पर बहुत अच्छा वेजिटेशन तो नहीं मिलता, लेकिन सारा डेजर्ट की तरह खाली भी नहीं है, मतलब आपको हल्का फुल्का वेजिटेशन यहाँ पर मिलता है, श्रब्स मिलते हैं, ग्रासलैंड्स मिलते हैं, ये सब आपको साहेल में मिलते हैं। साहेल एक इको क्लाइमेटिक और बायो जियोग्राफिक रियाल्म है, रीजन है, जो कि सहारा और सुडानियन सवाना के बीच में है। ये सेमी एरिड क्लाइमेट में पाया जाता है, सेंट्रल और साउथ लैटिट्यूड में नदर्न अफ्रीका के। ये अटलांटिक ओशन यहाँ पर और रेड सी के बीच में फैला हुआ है। तो ये तो लोकेशन हो गई ना। इसका नेम जो रखा गया है साहिल, उसका मतलब होता है अरबिक में कोस्ट या शोर। अब यहाँ पे कोस्ट समंदर का कोस्ट नहीं है, बल्कि ये सहारा जो डिजर्ट है उसका कोस्ट है, उसका किनारा है। साहिल में देखिए कई सारे देश आ जाते हैं, उनके नदर्न रीजन में है, सदर्न रीजन में है। मैं इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ कंट्रीज़ के नाम आपको बता देता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। तो कई सारे देशों में जो ये साहेल रीजन में फैला हुआ है, जिनके नाम हैं सेनेगल, मॉरिटानिया, माली, बुर्किना फासो, अल्जीरिया, नाइजीरिया, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेंट्रल चाड, सूडान, साउथ सूडान, इरिट्रिया और इथियोपिया। इन देशों में पूरा साहेल रीजन फैला हुआ है। ऑपरेशन बरखाने की बात करते हैं। जनवरी 2013 में ऑपरेशन बरखाने को शुरू किया गया था। इनिशियल टारगेट माली था। नदन माली में जब कई सारे इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ने कब्जा जमा लिया तो फ्रांस ने इंटरवीन किया और वहाँ से अलकायदा और एसोसिएटेड ग्रुप्स को ख़त्म करने का प्रयास किया। हालांकि 2014 में इस मिशन को थोड़ा और बड़ा स्तर दे दिया गया और इसे काउंटर टेररिज्म का एम ग्रांट कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने कई सारे अन्य देशों में भी इंटरवीन किया वहाँ की आर्म फोर्सेस को मदद करने के लिए, ताकि जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म है उससे इस रीजन को बचाया जा सके। 4500 फ्रेंच पर्सनल्स को डिप्लॉय किया गया लोकल फोर्सेस के साथ जॉइंट काउंटर टेररिज्म फोर्सेस के फॉर्म में। अभी फ्रांस ने इस ऑपरेशन बरखाने को समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो आइए रिवीजन कर लेते हैं। सी विजिल ये नेशनल लेवल कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है, सही बात है। साहेल साउथ अमेरिका में है, गलत है, अफ्रीका में है। ग्लोबल शील्ड प्लान ये अफोर्डेबल एक्सेस देता है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क की, ये भी गलत है।
क्योंकि ये तो हमने देखा कि क्लाइमेट को काउंटर करने के लिए है, क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए है। तो हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।